नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कपिल काचवा सीकर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टैटिक्स के जो टॉपिक है परिघात एवं प्रत्युषित्व मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस के नाम से दोस्तों इस चैप्टर को जाना जाता है। और मोमेंट्स एंड कुर्टोसिस के नाम से जाने वाले चैप्टर के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये हमारी जो एएसओ की जो एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस एएसओ की एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम इस चैप्टर को जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम पढ़ने की इसको पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो पैराग्राफ हमारे को दे रखा है, इस पैराग्राफ के बारे में हम पहले तो पूरी डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको दोस्तों हमने अलग से भी नोट किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमने जो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे हमारे को उनको हमने दोस्तों अलग से लिख लिया है। तो चलिए दोस्तों हम सर्वप्रथम बात करते हैं मोमेंट्स की, परिघात की बात करते हैं। परिघात की क्या डिफिनेशन हो सकती है तो उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वहाँ से हमारे को दो लाइनें उठानी है, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसीलिए दोस्तों यदि बात करें तो इस पहले पैराग्राफ में हमारे पास जो माध्य जो विचलन है, ये जो दोस्तों माध्य विचलन जो दिख रहा है ना, उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों फर्तम अपकिरण निरपेक्ष परिघात कहा जाता है। फर्तम अपकिरण निरपेक्ष परिघात कहा जाता है। तथा दोस्तों यदि परमाप की बात करें तो परमाप को द्वितीय अपकिरण परिघात कहा जाता है। परमाप को तो दोस्तों द्वितीय अपकिरण परिघात कहा जाता है, लेकिन दोस्तों माध्य विचलन को प्रथम अपकिरण निरपेक्ष परिघात कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों एक बिंदु यहाँ से इंपॉर्टेंट हमारे ये भी है कि समांतर माध्य से निकाले गए जो विभिन्न जो परिघात है, किससे, समांतर माध्य से जो निकाले गए जो विभिन्न जो परिघात है ना, उसके आधार पर आप विषमता दोस्तों स्क्यूनेस और प्रत्युषित यानी कुर्टोसिस का परिकलन किया जा सकता है। किससे, समांतर माध्य से जो निकाले गए जो परिघात हैं उसके आधार पर दोस्तों आप विषमता और प्रत्युषित्व का परिकलन कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास दो बिंदु इंपॉर्टेंट रहे, उनको हम अलग से भी बाद में देख लेने वाले हैं। अब दोस्तों हमारे पास रहेगा परिघात का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। अब दोस्तों हम परिघात की परिभाषा की बात करें तो परिघात जो शब्द है ना वो यांत्रिक विज्ञान से लिया गया है। परिघात जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यांत्रिक विज्ञान से लिया गया है। ये एक तो बिंदु यहाँ से इंपॉर्टेंट हुआ हमारा कि परिघात जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, यांत्रिक विज्ञान से लिया गया है। या इसे दोस्तों हम कहें तो भौतिक शास्त्र भी कह सकते हैं, यानी कि इसका प्रयोग किसमें हुआ है, भौतिक शास्त्र में भी हुआ है। तो यहाँ पर एक तो बिंदु हुआ कि यांत्रिक विज्ञान से लिया गया है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो यांत्रिक विज्ञान में प्रचलित जो शब्द परिघात है उसका तात्पर्य क्या है, यानी कि जो ये यांत्रिक विज्ञान से जो हमने शब्द लिया है क्या, परिघात, इस परिघात का तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों इस परिघात का जो तात्पर्य है वो है कि घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति के माप से, घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति के माप से है। अब दोस्तों ये घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति के माप से है, वो ये इसका अर्थ क्या हुआ। उससे पहले दोस्तों हम बात करें तो ये फ्रेडरिक जो मील है इसने भी अपने शब्दों में एक परिभाषा दी है, उस परिभाषा को पढ़ते हैं पहले। तो परिघात एक अत्यधिक प्रचलित यांत्रिक शब्द घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति का माप है। इन्होंने भी यही कहा है कि एक परिघात एक अत्यधिक प्रचलित यांत्रिक शब्द है जो कि घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित शक्ति के माप से है। दोस्तों इस शक्ति के माप के बारे में यदि बात करें तो कितने तत्वों पर आधारित है, तो ये दोस्तों दो तत्वों पर आधारित है। कितने तत्वों पर आधारित है, दो तत्वों पर निर्भर करता है। अब वो कौन कौन से हैं दो तत्व है, तो दोस्तों एक तो आपका शक्ति का परिमाण, परिमाण का मतलब हुआ दोस्तों मात्रा, हम कह सकते हैं मात्रा, जैसे 3 kg 4 kg 5 kg या किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये मात्रा को यानी शक्ति की मात्रा को, साथ ही में दोस्तों दूसरा बिंदु बात करें तो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से शक्ति लगाई जाती है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां से शक्ति लगाई जाती है। दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को अभी हम समझने वाले हैं कि ये दोनों बिंदु क्या कहना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों ये एक डायग्राम दे रखा है, यानी कि ये जो बनाया गया है उसको हमारे को समझना है। तो यहाँ पर हमारे को देखना क्या है, ये दोस्तों जो मूल बिंदु दे रखा है यहाँ पर, ये हम कह सकते हैं ये तराजू है। तराजू का ये बीच का सेंटर है। इसके इस तरफ और इस तरफ कुछ दूरी के आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये माइनस में, ये संख्याएं किस में, माइनस में, और इधर वाली संख्याएं प्लस में, यानी कि जीरो के इधर वाली +1 +2 +3 +4 +5 है, इधर वाली -1 -2 -3 -4 -5 है। अब दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि उदाहरण के रूप में क्या लिख रखा है, उदाहरण के लिए एक तराजू है, ठीक है, उसके एक और तो 6 kg 6 किग्रा बाहर का 3 फुट की दूरी पर लटका दिया जाता है। यानी 6 किलो का कोई वजन का कोई एक कोई भी उपकरण मान लीजिएगा दोस्तों, वो 3 फुट की दूरी पर लटका दिया गया है। यानी कि ये दोस्तों एक तराजू हो गया, इसका बीच का सेंटर हो गया, और ये 1 फुट की दूरी हुई, फिर ये 2 फुट की दूरी हुई, ये फिर 3 फुट की दूरी। इस 3 फुट की दूरी पर दोस्तों कितना वजन लटकाया गया है, यहाँ से 6 kg वजन यहाँ पर रखा गया है, यानी कि यहाँ पर इसको लगा दिया गया। तो दोस्तों 3 फुट की दूरी पर
6 kg का वजन लगाया गया है, तो इसकी मात्रा यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो बिंदु था ना, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ से शक्ति लगाई जाती है, तो दोस्तों ये आपका मूल बिंदु हुआ, और मूल बिंदु से इस बिंदु बिंदु की दूरी जहाँ से शक्ति लगाई जाती है, ये बिंदु ये रहा। और दोस्तों यदि हम बात करें कि शक्ति की जो परिमाण की बात करें, तो ये मात्रा कितनी है दोस्तों? 6 kg। यहाँ से आपके समझ में आया होगा। लेकिन दोस्तों अब हमारे को पता है कि हमने 3 फीट की दूरी पर 6 kg वजन यहाँ पर लटकाया है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों ये जो तराजू है वो इस तरफ ज़्यादा झुक चुका है, लेकिन अब इसको बराबर यदि संतुलन में लाना है, तो हमारे को क्या करना होगा? तो दूसरी ओर नोक की गिरा 2 फुट की दूरी पर लटकाया जाए, तो तराजू संतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो दोस्तों इस बिंदु पर, यानी 2 kg के बिंदु पर 2 फीट की दूरी पर, 2 फीट की दूरी पर आप यदि 9 kg का वजन लटका देते हो, तो दोस्तों ये भी कितना हो जाता है? 18 kg हो जाता है। इधर भी 18 हुआ, इधर भी 18 हुआ, तो दोस्तों हमारा तराजू एकदम बिल्कुल क्या हो जाएगा? संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। ये बातें आपके समझ में आई होगी। यानी कि ये इस डायग्राम से हमारे को ये समझाना चाह रहा है कि दोस्तों ये आपने इधर 18 kg या जो भी सामग्री आपने ली है, वो इधर भी आपको 18 ही लेनी है। उस स्थिति में दोस्तों आपकी जो कंडीशन होगी वो दोनों तरफ इक्वल होगी। अब दोस्तों हमारे को देखना है कि यहाँ पर सांख्यिकी में जो परिघात, सांख्यिकी में जो परिघात की यदि बात करें, सांख्यिकी में परिघात शब्द का प्रयोग लगभग इसी अर्थ में लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये वाग है ना, वाग, इन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या दी? कि परिघात वास्तव में किसी समंग श्रेणी के समांतर माध्य से उनके विभिन्न मूल्यों के विचलनों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि घातों के समांतर माध्य। आदि घातों की क्या है दोस्तों? समांतर माध्य। ये बात किसने कही थी? वाग ने कही थी दोस्तों, वाग ने कही थी। अब दोस्तों इस पैराग्राफ को जो भी हमने इसके बारे में जो पढ़ा है, उसको दोस्तों हमने शॉर्ट में लिखा है, और वो शॉर्ट में क्या क्या हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइएगा दोस्तों। अब दोस्तों हमारे को इसमें से देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो परिघात है, परिघात के बारे में यदि बात करें तो इसका जो प्रयोग है वो किस में किया गया था? यांत्रिक विज्ञान, या हम कह सकते हैं भौतिक शास्त्र में इसका प्रयोग किया गया था। अब दोस्तों हमने दूसरा बिंदु पढ़ा था कि फेडरिक जो मिल्स है, उन्होंने एक परिभाषा दी थी। दोस्तों ये जनक कहलाते हैं किसके? परिघात के जनक कौन कहलाते हैं? फेडरिक मिल को कहा जाता है। और इन्होंने एक परिभाषा दी थी, वो क्या थी परिभाषा? तो हम उस परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, कि परिघात एक अत्यधिक प्रचलित यांत्रिक शब्द है। परिघात है ना, वो एक अत्यधिक प्रचलित और यांत्रिक शब्द है जो घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित माप से है। यानी घुमाव उत्पन्न करने वाली प्रवृत्ति से संबंधित माप से है, ये घुमाव उत्पन्न करता है दोस्तों। अर्थात हम बात करें तो परिघात की प्रवृत्ति 2 तत्वों पर निर्भर करती है। अभी हम पढ़ करके आए हैं, एक तो शक्ति के परिमाण या हम कह सकते हैं मात्रा पर, शक्ति के परिमाण या मात्रा पर, और मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ से शक्ति लगाई जाती है। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर क्या लगाई जाती है? शक्ति लगाई जाती है। ये दोस्तों अभी हम पढ़ करके आए हैं, उन्हीं में से ये छाट कर लिखे गए हैं पॉइंट। अब दोस्तों आगे की बात करें तो हमारे पास वाग के अनुसार, अभी हम पढ़ करके आए हैं कि वाग के अनुसार परिघात वास्तव में किसी समंग श्रेणी के समांतर माध्य से उनके विभिन्न मूल्यों के विचलनों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि घातों का समांतर माध्य है। आदि घातों का दोस्तों क्या है? समांतर माध्य। माध्य विचलन को प्रथम अपकिरण निरपेक्ष परिघात कहते हैं। ये दोस्तों हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा था कि माध्य जो विचलन है वो प्रथम अपकिरण निरपेक्ष परिघात कहते हैं। और दोस्तों परमाप को द्वितीय अपकिरण परिघात कहते हैं। परमाप को क्या कहते हैं? द्वितीय अपकिरण परिघात कहते हैं। ये दोस्तों हमने इस पैराग्राफ के बारे में पढ़ लिया है डिटेल से। अब हमारे पास दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो सेकंड जो हमारा पैराग्राफ है, इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? सर्वप्रथम हमने दोस्तों परिघात के बारे में पढ़ लिया, परिघात की परिभाषा पढ़ ली, उसकी फेडरिक मिल्स के बारे में सारा हमने डिटेल से देख लिया। अब हमारे को देखना है सांख्यिकी में परिघातों का तात्पर्य एक निश्चित मूल्य से लिए गए विचलनों की प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ घात का माध्य है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों में जो प्रथम घात होती है ना, यानी समांतर माध्य के आधार पर आप जो विचलनों की गणना करते हो, तो दोस्तों जो प्रथम घात है उसका योग दोस्तों सदैव क्या रहेगा? शून्य होगा। ये बिंदु दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों का यदि योग करें तो दोस्तों जो प्रथम घात आती है उसका योग सदैव क्या आता है? शून्य आता है। ठीक है। यदि दोस्तों समांतर माध्य के आधार पर ही यदि द्वितीय घात की हम गणना करें तो दोस्तों वो किसके अकॉर्डिंग बराबर रहती है? विचरण। विचरण का मतलब होता है दोस्तों वेरियांस। वेरियांस का मतलब होता है दोस्तों इसे प्रसरण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रसरण के नाम से भी जाना जा सकता है। और दोस्तों इसको स्टैंडर्ड स्क्वायर के बराबर भी हम रख सकते हैं। यानी कि दूसरा जो द्वितीय घात की बात करें तो वो किसके बराबर होता है? विचरण। और तृतीय घात की बात करें
तो विषमता स्क्यूनेस के बराबर है। और चतुर्थ घात की बात करें तो दोस्तों वो आपका कुर्टोसिस का पता चलता है। तो हमारे पास पहला क्या, यदि दोस्तों समांतर माध्य के आधार पर विचलनों का यदि योग करें तो दोस्तों प्रथम घात का योग सदैव क्या होगा, शून्य होगा। द्वितीय घात किसके बराबर होगी, विचरण, या हम कह सकते हैं वेरियांस, या आपके पास प्रसरण, या दोस्तों आपके पास स्टैंडर्ड स्क्वायर। तृतीय घात की यदि हम बात करें तो वो विषमता, और चतुर्थ घात की बात करें तो वो कुर्टोसिस का पता चलता है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास जो बिंदु है, इस प्रकार परिघातों के आधार पर एक वितरण से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है। इस पेज के बारे में दोस्तों, इस बिंदु के बारे में हमने पूरा देख लिया। इसको हम अलग से छांट करके हमारे पास आगे ये बात लिखी हुई है, उसको हम फिर से देख लेंगे। अब हमारे को देखना है कि परिघातों का जो परिकलन है, परिघातों का दोस्तों जो परिकलन है उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि जो परिघातों का जो परिकलन है वो किस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ पर समांतर माध्य के आधार पर जो निकाले गए जो परिघातों को क्या कहा जाता है, यानी कि आपके पास समांतर माध्य के आधार पर निकाले गए जो परिघात हैं, समांतर माध्य के आधार पर जो निकाले गए जो परिघात हैं उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उन्हें दोस्तों केंद्रीय परिघात कहा जाता है। उन्हें दोस्तों केंद्रीय परिघात कहा जाता है। केंद्रीय परिघात किसे कहा जाता है, समांतर माध्य के आधार पर निकाले गए जो परिघात हैं उन्हें दोस्तों केंद्रीय परिघात कहा जाता है, अथवा हम इसे दोस्तों माध्य से परिघात भी कह सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ से दूसरा जो बिंदु रहता है, सामान्यतः दोस्तों यदि हम परिघात की बात करें, सामान्यतः यदि हम परिघात की यदि बात करें तो दोस्तों समांतर माध्य के आधार पर ही निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि समांतर माध्य के आधार पर न निकाल करके हम अन्य मूल्य के आधार पर भी परिघातों की गणना कर सकते हैं। यानी कि समांतर माध्य से न करके हम अन्य मूल्य के आधार पर भी हम किसकी गणना कर सकते हैं, परिघातों की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम अन्य मूल्य के आधार पर जब परिघातों की गणना करते हैं ना, तब क्या होता है, तो यहाँ से देखना, जब परिघातों का परिकलन किसी अन्य मूल्य के आधार पर किया जाता है, जब परिघातों का परिकलन किसी अन्य मूल्य के आधार पर किया जाता है तो दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, कल्पित माध्य से निकाले गए परिघात कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, कल्पित माध्य से निकाले गए परिघात कहा जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो अगला बिंदु रहता है वो ये है कि केंद्रीय परिघात की आप परिकलना करोगे तो किन रीतियों के माध्यम से करोगे। तो दोस्तों हमारे पास वो कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं जिसके माध्यम से दोस्तों हम केंद्रीय परिघात की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। पहली कौन सी है दोस्तों, प्रत्यक्ष रीति जिसे दोस्तों डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरी है लघु रीति जिसे दोस्तों शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तीसरी है दोस्तों पद विचलन रीति जिसे स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों इन तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हमारे पास जो बिंदु रहता है वो रहता है प्रत्यक्ष रीति द्वारा केंद्रीय परिघातों की गणना, यानी डायरेक्ट मेथड से हम पहले देखने वाले हैं। अब यदि दोस्तों हम डायरेक्ट मेथड से बात करें तो सर्वप्रथम हमारे को इसमें क्या अपनाना होगा तरीका, वो हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसमें समांतर माध्य का निकालना होगा, परिकलन करना होगा। समांतर माध्य दोस्तों आपने निकाल लिया तो उसके आधार पर दोस्तों आपको डी की वैल्यू यानी कि विचलन ज्ञात करना होगा। डी का मतलब होगा दोस्तों डेविएशन, यानी कि विचलन ज्ञात करना होगा। और विचलन दोस्तों क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो अक्ष में से अक्ष बाहर घटाएंगे। अक्ष बाहर का मतलब हुआ दोस्तों समांतर माध्य। सर्वप्रथम तो दोस्तों हमारे को समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, फिर हमारे को डेविएशन ज्ञात करना होगा। डेविएशन ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको डी बराबर अक्ष माइनस अक्ष भार ज्ञात करेंगे। ये दोस्तों जो अक्ष होता है ना, वो आपको जब भी हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो उसके माध्यम से हम नॉर्मली समझने की इसको कोशिश करेंगे। अब दोस्तों हमारे पास बाकी की जो गणना होती है वो आवश्यकता अनुसार हम जिस प्रकार से हमारे को जो मूल्य निकालना होगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसका हम निकालते रहेंगे। लेकिन दोस्तों इसकी गणना करने के लिए हमारे पास कुछ सूत्र जो होंगे वो क्या होंगे, तो यदि इंडिविजुअल सीरीज की यदि बात करें यानी व्यक्तिगत श्रेणी से यदि हम इनका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या सूत्र होगा। तो दोस्तों ये जो म्यू लिख रखा है इसे म्यू कहते हैं। म्यू ग्रीक भाषा का शब्द है ये, म्यू म्यू के नाम से जानते हैं इसे, और इसको हमारे को म्यू के नाम से जानना है। और एक शब्द होता है दोस्तों ये, इसे दोस्तों न्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं, और इसे दोस्तों म्यू कहते हैं। अब हमारे को ये म्यू फर्स्ट के बराबर क्या होता है, तो सिग्मा डी बटा एन होता है। अब सिग्मा डी कैसे आया, तो दोस्तों आपको पता है अक्ष माइनस अक्ष भार होता है। इसका दोस्तों जब सॉल्यूशन करते हैं तो आता है आपके पास डी। और दोस्तों जो श्रेणी होती है उस श्रेणी का पूरा योग करके और नीचे हम क्या लिखेंगे, सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों जोड़, और सिग्मा डी लिख दें तो यहाँ पर दोस्तों ये वैल्यू आ जाती है डी। और दोस्तों एन जो होती है कुल पदों की संख्या होती है, तो ये आपको पता होगा शायद। और दोस्तों हम इसको देखें तो सर्वप्रथम म्यू 1 बराबर होता है सिग्मा डी बटा एन होता है। म्यू 2 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर करना है सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। और म्यू 3 बराबर क्या होता है दोस्तों, इसका क्यूब करना है। और म्यू 4 की यदि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसकी घात 4 करनी है, यानी सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी की घात 3 और सिग्मा डी की घात 4। ये आपको याद रखना है, म्यू फर्स्ट, म्यू सेकेंड, म्यू थर्ड और म्यू 4।
ये दोस्तों आपको याद रहना ही चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला बिंदु है हमारे पास दोस्तों कि आवर्ती बंटन या खंडित अथवा हम कहें सतत, यानी कि हमारे पास दोस्तों जब फ्रिक्वेंसी दी गई होती है तो फ्रिक्वेंसी दी गई होती है तब हमारे को क्या इसमें फॉर्मूला प्रयोग करना है। तो सिर्फ और दोस्तों यहाँ पर एक चेंज रहेगा, आपको जो डी सिग्मा डी लिखते थे वहाँ पर एफ का प्रयोग करना है, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी बटा एन, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन, सिग्मा एफ डी क्यू बटा एन और सिग्मा एफ डी फोर बटा एन। बस और कुछ चेंज नहीं करना है दोस्तों, बाकी के आपके जो फॉर्मूले रहेंगे वो सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर एफ का योगदान रहा है। तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगले पैराग्राफ की हम और चलते हैं। अब दोस्तों जो भी हमने इस पैराग्राफ में अभी पढ़ा था उसको हम शॉर्ट में देखने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट था और क्या हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में हमने जो भी जानकारी पढ़ी है उसको एक बार फिर से देखते हैं कि समांतर माध्य के आधार पर जो ज्ञात किया गया जो विचलन होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय परिघात कहा जाता है। ठीक है, यानी कि समांतर माध्य के आधार पर जो ज्ञात विचलन होता है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, केंद्रीय परिघात कहा जाता है। प्रथम घात दोस्तों सदैव क्या होगी, शून्य होगी। प्रथम घात दोस्तों क्या होगी, सदैव शून्य होगी। और द्वितीय घात दोस्तों किसके बराबर होती है, विचरण, या इसे दोस्तों प्रसरण कहते हैं, या इसे दोस्तों वेरिएंस कह सकते हैं, या इसे दोस्तों क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये दोस्तों सारे बिंदु हमारे को याद रहने चाहिए। द्वितीय जो घात होती है वो विचरण, प्रसरण, वेरिएंस या स्टैंडर्ड स्क्वायर के बराबर होती है। तृतीय घात की यदि बात करें तो दोस्तों वो स्क्यूनेस यानी कि विषमता रहेगा। चतुर्थ घात की बात करें तो प्रतुषित्व है, ये हमने देख लिया है। जब परिघातों का परिकलन किसी अन्य मूल्य के आधार पर किया जाता है, जब परिघातों का परिकलन दोस्तों याद रखना, जब परिघातों का परिकलन समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो हमने ये अभी देख लिया। लेकिन दोस्तों जब परिघातों का परिकलन अन्य मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, कल्पित माध्य से निकाले गए परिघात कहा जाता है। कल्पित माध्य से निकाले गए परिघात कहा जाता है, ये याद रखना है। अब दोस्तों बात करें तो केंद्रीय परिघात ज्ञात करने के जो तरीके या हम कह सकते हैं विधियां या जो हमारे पास रीति होती है वो कितने प्रकार से हो सकती है। तो दोस्तों एक तो प्रत्यक्ष रीति, एक लघु रीति, एक पद विचलन रीति यानी कि डायरेक्ट, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड होते हैं। ये तीनों मेथड के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हमारे पास जो है प्रत्यक्ष रीति, वो हमने अभी देखा है और इसके बारे में फिर से देख लेते हैं। प्रत्यक्ष रीति जिसकी जो क्रिया विधि है दोस्तों वो क्या है कि समांतर माध्य सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात दोस्तों समांतर माध्य से विचलन ज्ञात करेंगे जो कि आपके x माइनस x बाहर होगा और फिर आवश्यकता अनुसार मूल्य की गणना कर लेंगे। आवश्यकता अनुसार मूल्य की गणना कैसे हुआ, यानी म्यू फर्स्ट गणना करेंगे, फिर म्यू टू, फिर म्यू थ्री और फिर म्यू फोर। आपको पता है सिग्मा डी बटा एन कैसे आया, सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन, सिग्मा डी क्यू बटा एन, सिग्मा डी फोर बटा एन होता है। अब साथ ही दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी इसके पास इसके बारे में देखें तो वो क्या रहती है कि परिघात के जो प्रमुख जो उद्देश्य हैं वो क्या है, परिघात के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों। किसी श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति या विषमता की जानकारी प्राप्त करना, किसी श्रेणी, कोई भी श्रेणी मान लीजिएगा, उसके केंद्रीय प्रवृत्ति या विषमता की जानकारी प्राप्त करना, अर्थात दोस्तों हम कहें तो श्रेणी की बनावट कैसी है, उसकी समता या विषमता की जानकारी प्राप्त करना। तो पहला उद्देश्य क्या रहा कि किसी श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति या विषमता की जानकारी प्राप्त करना। केंद्रीय प्रवृत्ति या विषमता की क्या करना, जानकारी प्राप्त करना, अर्थात हम कहें तो श्रेणी की बनावट कैसी है या उसकी क्षमता या विषमता की जानकारी प्राप्त करना, ये एक तो उद्देश्य आपका हो गया। और दूसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, किसी आवर्ती वितरण का वक्र किस प्रकार का बनता है, किसी आवर्ती वितरण का वक्र किस प्रकार का बनता है, इसका अध्ययन परिघातों में किया जाता है। इसका अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, परिघातों में किया जाता है। किसका अध्ययन, कि किसी आवर्ती का वितरण का जो वक्र है वो किस प्रकार का बनेगा, इसका अध्ययन दोस्तों परिघातों में किया जाता है। ये दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। वक्र कैसा बनेगा, प्रसामान्य या नुकीले शीर्ष वाला या चपटे शीर्ष वाला, इसके लिए परिघातों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके लिए अध्ययन किया जाता है, चपटे शीर्ष वाला होगा, नुकीले शीर्ष वाला होगा या प्रसामान्य होगा। क्लियर हुआ होगा दोस्तों यहाँ तक का जो बिंदु है आपके पास। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो दोस्तों श्रेणी आपके पास कैसी कैसी होती है, तो एक तो सममित श्रेणी होती है, एक असममित श्रेणी होती है। दोस्तों जब सममित श्रेणी होती है तब विषम परिघातों का मान सदैव क्या होगा, शून्य होगा। तब विषम परिघातों का मान दोस्तों क्या होगा, सदैव क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। सममित श्रेणी होने पर विषम परिघातों का मान सदैव शून्य होगा। और विषम परिघात दोस्तों म्यू वन, म्यू थ्री, म्यू फाइव, म्यू सेवन इस प्रकार से हो सकते हैं। और दोस्तों जब असममित श्रेणी है तब विषम परिघातों का मान नकारात्मक होगा। कैसा होगा, नकारात्मक, यानी कि दोस्तों नेगेटिव होगा। क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा, यानी म्यू वन, म्यू थ्री, म्यू फाइव, म्यू सेवन। ये बातें दोस्तों आपके समझ में आई होगी।
यहाँ तक कि यानी कि सममित श्रेणी होने पर विषम परिघातों का मान सदैव शून्य होता है और असममित श्रेणी होने पर विषम परिघातों का मान सदैव क्या होता है, नकारात्मक होता है। एक बिंदु दोस्तों आपके पास ये है कि चार्लियर का जो शुद्धता परीक्षण है का प्रयोग किया जाता है, चार्लियर का जो शुद्धता परीक्षण है उसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसका प्रयोग समांतर माध्यम में भी किया जाता है और परिघातों का जो परिकलन करते हैं उसमें भी किया जाता है। परिघातों का परीक्षण में भी किया जाता है तो समांतर माध्यम में भी किया जाता है। अब दोस्तों हमारे पास जो बिंदु रहने वाला है कि केंद्रीय परिघातों के लिए ग्रीक वर्णमाला हमने ये देखा था, अक्सर जो म्यू है आपका वो चिन्ह प्रयुक्त होता है किसके लिए, केंद्रीय परिघातों के लिए। तो केंद्रीय परिघातों के लिए जो आपका म्यू का जो चिन्ह है वो प्रयुक्त होता है, जिसे हम म्यू फर्स्ट, म्यू सेकंड, म्यू थर्ड और म्यू फोर क्रम से कह सकते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ केंद्रीय परिघात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रीय परिघात के लिए, केंद्रीय परिघात जो शब्द है उसके लिए म्यू का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चाहे ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए या न आए, लेकिन दोस्तों हमारा जो चैप्टर, जो परिघात का जो चैप्टर है वो हमारे समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को हमारे को आराम से देखना है, क्योंकि ये दोस्तों हमारे लिए समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन दोस्तों जो एग्जाम में आने वाले जैसे क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस एग्जाम्पल को यदि हम नहीं समझेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित समंकों से प्रथम चार जो केंद्रीय परिघात है उनका परिकलित कीजिए, यानी उनका आंसर आपको बताना है। दोस्तों संख्या क्या दे रखी है, 10, 13, 15, 29 और 23। दोस्तों इस 10, 13 और 15 और 29 और 23 के माध्यम से दोस्तों हमारे को किसकी गणना करनी है, प्रथम जो चार केंद्रीय परिघात होते हैं, यानी कि म्यू फर्स्ट होता है, म्यू टू होता है, म्यू थ्री होता है और आपके पास जो म्यू फोर होता है, इनकी दोस्तों हमारे को क्या करनी है, गणना करनी है। अब दोस्तों इसकी जो गणना करते हैं वो किस प्रकार से करेंगे, ये दोस्तों जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ये जो वैल्यू दे रखी है, सर्वप्रथम हमने इसको यहाँ पर रख दिया। कैसे रखा, अक्स ही तो मानेंगे, तो यहाँ पर 10, 13, 15, 29 और 23 इस वैल्यू को रख दिया। अब हमारे को क्या करना होता है, सर्वप्रथम हमारे को दोस्तों, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर्वप्रथम हमारे को समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ये जो संख्या दे रखी है ना, इसका टोटल योग करेंगे। तो योग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 90 आएगा। अब 90 ये अक्स का योग है, तो अक्स का योग के लिए दोस्तों हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिग्मा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्मा अक्स बराबर क्या आया, 90 आया। तो सिग्मा अक्स बराबर क्या लिख रखा है दोस्तों, हमने 90 लिख रखा है। अब यहाँ पर एन है ना, सिग्मा अक्स यानी कि सिग्मा अक्स बाई एन होता है, तो सिग्मा अक्स तो आपके पास दोस्तों 90 है, लेकिन दोस्तों जो एन है वो क्या है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या हैं, तो 90 में 5 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों आपके पास क्या आ रहा होगा, 18 पंचो 90, यानी कि 18 यहाँ पर दोस्तों आपके पास क्या आ चुका है, समांतर माध्य आ चुका है। और दोस्तों जब हमारे पास समांतर माध्य आता है ना, तो हमारे को डी कैसे ज्ञात करना होता है, अक्स माइनस अक्स भार, अक्स माइनस अक्स भार जब हम निकालेंगे तो दोस्तों अक्स की वैल्यू तो यहाँ पर ये लिख रखी है वो है, यानी 10, 13, 15, 29 और 23। तो यहाँ से यदि हम समझेंगे तो अक्स माइनस दो, दोस्तों अक्स माइनस अक्स भार यदि यहाँ पर करेंगे तो 10 से यहाँ पर अक्स है और अक्स बार कितना है दोस्तों, 18 है, जो हमने अभी निकाला है 18 है। तो यहाँ पर 10 में से 18 निकालेंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, 13 में से 18 निकालेंगे तो दोस्तों माइनस के 5 बचेंगे, 15 में से दोस्तों 18 निकालेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, 29 में से 18 निकालेंगे तो 11 बचेंगे, 23 में से 18 निकालेंगे तो 5 बचेंगे, वो भी प्लस के। जब दोस्तों इनका योग करेंगे तो यहाँ पर योग क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ये आपका डी आ चुका है। अब आपको क्या करना है, डी तो किसके लिए होगा दोस्तों, म्यू वन बराबर क्या होता है, सिग्मा डी बाई एन होता है। लेकिन दोस्तों म्यू टू के लिए क्या होगा, डी स्क्वायर होगा, म्यू थ्री के लिए डी क्यूब होगा, म्यू फोर के लिए डी फोर होगा, तो उनको भी हमारे को निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो सेकंड बिंदु है, डी तो हमने ज्ञात कर लिया, अब डी का स्क्वायर कर देंगे। डी का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। माइनस का है दोस्तों, -8 को -8 से मल्टीपल करते हैं तो प्लस का आपके पास क्या हो जाता है, 64 हो जाता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर डी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25, 3 का 9, 11 का 121, 5 का 25 होता है। फिर दोस्तों डी क्यूब ज्ञात करेंगे। अब डी क्यूब में दोस्तों माइनस का चिन्ह क्यों आ रहा है आपको पता होगा, क्योंकि दोस्तों 64 को यदि आप फिर से माइनस से गुणा करोगे, 64 गुणा माइनस के 8, तो यहाँ पर दोस्तों ये चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर दोस्तों 125 आ रहा है, क्योंकि 25 को आप 5 से गुणा करोगे तो 125 होगा। फिर दोस्तों 9 30 27 होता है, तो ये भी आपके पास आ गया। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप सीधा करना चाहो तो 11 का क्यूब निकाल दीजिएगा, 1331 होगा, 5 का क्यूब दोस्तों 125 होता है। और इसी प्रकार दोस्तों डी की घात है हमारे को 4 निकालनी है, यानी कि 512 को 8 से मल्टीपल करके और 4096 निकालने हैं। या दोस्तों आप सीधा 8 का क्या कर दो, 8 की घात 4 कर दो, वैसे भी आप कर सकते हो।
तो यहाँ पर दोस्तों इनका जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसके पश्चात में इसकी वैल्यू तो सिग्मा डी बराबर क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, सिग्मा डी स्क्वायर बाई 244 आ रही है। इसकी सिग्मा डी की घात 3 बाई सिग्मा डी की घात 3 आ रही है, यानी 792। और सिग्मा डी 4 बराबर क्या आ रहा है, 20,068 आ रहे हैं। अब दोस्तों इसका हमारे को जो सॉल्यूशन करना है वो परिघातों का, केंद्रीय परिघातों का सॉल्यूशन करना है। यदि दोस्तों केंद्रीय परिघातों का सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सिग्मा डी बाई एन होता है म्यू फर्स्ट बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर सिग्मा डी कितना है दोस्तों, 0 बाई एन कितना है दोस्तों, 5। तो दोस्तों यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आना है, 0। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि प्रथम परिघात का मान क्या होता है, सदैव, और सदैव क्या होता है, 0 होता है। सदैव क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। तो ये आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार दोस्तों हमने म्यू टू की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन होता है। ये हमने देखा था। सिग्मा डी स्क्वायर का योग दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना है, 244 है। और दोस्तों यहाँ पर एन कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 5 चौक 20 होता है और 8 पंचो 40 होता है। और दोस्तों यहाँ पर 8 पंचो 40, यानी कि इस प्रकार से हम म्यू टू भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास म्यू थ्री भी निकालना है। म्यू थ्री कैसे निकालोगे, तो सिग्मा डी की घात 3 बाई एन करना है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास वैल्यू दे रखी है, यानी कि सिग्मा डी की घात 3 और सिग्मा डी 4 बाई एन करोगे तो म्यू 4 आ जाएगा। ये सिग्मा डी 4 की वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पर दोस्तों बेसिकली नॉर्मल तरीके से ये समझ में आई होगी बात कि किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, यदि ये हम अच्छे तरीके से एक बार समझ लेंगे तो ये हमारे दिमाग में पूरी बातें एक बार फिट हो जाएगी। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इनके बिना हमारा चैप्टर अधूरा है। चाहे एग्जाम में चाहे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन हमारे को यदि इस चैप्टर को समझना है तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को एग्जाम्पल कम से कम लगभग 2 या 3 एग्जाम्पल तो हमारे को समझने ही होंगे। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। अब दोस्तों जो पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें दोस्तों फ्रीक्वेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती तब हम इस एग्जाम्पल को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वैल्यूज दे रखी है। ये दोस्तों किस प्रकार से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, 3, 4 और 2। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा तो ये हमारे को देखना है। दोस्तों सर्वप्रथम वैल्यू दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इसकी दोस्तों मिड वैल्यू कैसे याद करेंगे, तो L1 प्लस L2 बाई 2 करना है। L1 दोस्तों यहाँ पर 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। L2 दोस्तों यहाँ पर 10, 20, 30, 40 है। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का योग होता है 10, 10 बाई 2 करना है तो 5 आएंगे। 20 और 30 का योग कितना होता है, सॉरी 10 और 20 का योग कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। 30 में यदि 2 का बाल लगाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मिड वैल्यू कितना आया, 5 आया। इसका मिड वैल्यू दोस्तों 15 है। इसका मिड वैल्यू दोस्तों 25 है। इसका मिड वैल्यू 35 है। कैसे हुआ दोस्तों, 40 और 30 का योग 70 होता है। 70 का आधा कितना होता है दोस्तों, 35 होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मिड वैल्यू याद कर ली। फिर दोस्तों हमारे को जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी क्वेश्चन में वो हमने लिख दी 1, 3, 4 और 2। अब हमारे को करना क्या है, अब सर्वप्रथम हमारे को समांतर माध्य ज्ञात करना है। और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे को पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उसके लिए सूत्र क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन होगा। तो एफ दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, तो दोस्तों इनका दोनों का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। अब दोस्तों यदि इनको मल्टीपल करें तो यहाँ पर इनको मल्टीपल करेंगे ना तो 5 का 5 आएगा, 15 45 आएगा, 25 चौक 100 आएगा और 35 दूना 70। दोस्तों इसका जब योग करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा एन करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स का योग कितना आया दोस्तों, 220 आया। एन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए वहां पर जितने भी नंबर थे उनको टोटल करके हमने उसका भाग लगाया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी का योग करना है। तो 1, 3, 4 और 2 का योग कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स बार। तो एक्स बार कैसे निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स कैसे आया, ये आपका इस प्रकार से हमने निकाला था। और एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर टोटल दे रखी है। तो 220 में 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22। अब दोस्तों जब 22 आ चुका है हमारे पास तो इसके माध्यम से हमारे को क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बाहर जब करेंगे तो हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स तो वैल्यू ये दे रखी है, एक्स बार हमारे पास ज्ञात कर लिया 22। तो 5 में से 22 घटाएंगे, फिर 15 में से 22 घटाएंगे, फिर 25 में से दोस्तों 22 घटाएंगे, फिर 35 में से 22 घटाएंगे। इस प्रकार जब दोस्तों इसका सोल्यूशन होगा तो ये 17, 7, 3 और 13 आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे को करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वैल्यू को आपको एफ से एक मल्टीपल करनी है। यानी कि जो डी की वैल्यू आई है वो दोस्तों किसको मल्टीपल करना है, एफ से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डी। और हमारे जो सूत्र होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, जैसे म्यू फर्स्ट की यदि बात करें तो एफ सिग्मा एफ डी बाई एन होता है।
दूसरा दोस्तों एफ डी स्क्वायर बाई एन होता है। तीसरा दोस्तों आपके पास सिग्मा एफ डी क्यू बाई एन होता है। और दोस्तों इसी प्रकार सिग्मा एफ डी 4/n होता है। इस प्रकार से होते हैं। तो हमारे को एफ डी ज्ञात करना है, तो एफ यहाँ पर है, डी ये रहा, तो इनका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर दोस्तों कुछ नहीं करना, इस एफ डी का स्क्वायर कर दो, फिर एफ डी का क्यूब कर दो, और फिर एफ डी का एफ डी की घात 4 कर दो, और कुछ नहीं करना। वो सारी प्रोसेस दोस्तों जो पीछे वाले क्वेश्चन में की थी वो की वही होनी है। यहाँ पर सिर्फ एफ से मल्टीपल करना था। उसके बाद में दोस्तों आपको जो म्यू फर्स्ट है सिग्मा एफ डी, जो कि आपका दोस्तों यहाँ पर एफ डी कितना दे रखा है, 0। ये सदैव दोस्तों शून्य ही होगा। प्रथम परिघात का मान सदैव कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर म्यू फर्स्ट बराबर सिग्मा एफ डी बट्टे एन, यानी 0/10 बराबर 0 आ गया। उसके पश्चात दोस्तों म्यू 2 है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन कर दिया। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया दोस्तों, 810 है, तो 810 और उसमें 10 का भाग लगाया तो 81 आया। इसी प्रकार दोस्तों म्यू 3 हम याद कर लेंगे, एफ डी क्यू बाई एन होगा, एफ डी 4/n होगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका सोल्यूशन हम आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास दोस्तों इसकी का जो बिंदु है अगला वो क्या है। अब हमारे को ये देखना है, टिप्पणी के रूप में जो बात लिखी है उसको समझना है कि खंडित श्रेणी में परिघात परिकलन की विधि तथा सतत श्रेणी में, दोस्तों ये सतत श्रेणी क्या होती है, एक खंडित श्रेणी क्या होती है। दोस्तों इस खंडित श्रेणी को हम विच्छिन्न श्रेणी भी कहते हैं, विच्छिन्न श्रेणी भी कहते हैं। और दोस्तों सतत जो श्रेणी होती है उसे अविच्छिन्न श्रेणी भी कहते हैं। तो दोस्तों इसे अखंडित श्रेणी भी कहा जाता है, अखंडित श्रेणी भी कहा जाता है। तो दोस्तों खंडित श्रेणी में परिघात परिकलन की विधि तथा सतत श्रेणी में परिघात परिकलन की विधि में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों मध्य मूल्य के परिकलन के बाद यदि दोस्तों जब हम मिड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, कैसे L1 प्लस L2/2 यानी कि 0 से 10, अभी हमने दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में ज्ञात की, ये जो आपके पास जो मिड वैल्यू है वो ज्ञात कर ली। तो ये बता रहा है कि आप मिड वैल्यू के परिकलन के बाद सतत जो श्रेणी है ना वो एक प्रकार से खंडित यानी कि जो आपकी जो विच्छिन्न श्रेणी है उसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस कारण खंडित श्रेणी कहो या उसे दोस्तों आप एक तरह से सतत श्रेणी कहो, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या इस पैराग्राफ में क्या कहा है कि इसी कारण खंडित श्रेणी में भर्तक से परिघातों की गणना नहीं बताई गई है, यानी अलग से उसकी गणना नहीं बताई गई है, क्योंकि दोस्तों बाद में क्या हो जाती है, दोनों सेम हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों आज हमने जो आपके पास प्रत्यक्ष रीति थी उसको हमने दोस्तों डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम दोस्तों इसका जो कल जो विवरण देखेंगे वो लघु रीति द्वारा केंद्रीय परिघातों की गणना, उसको भी हम देखने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर को हम पूरा जितना हो सके पूरा डिटेल से पढ़ना है। एग्जाम में दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों एएसओ की एग्जाम है, एक अच्छे लेवल की एग्जाम है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे को पूरा चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है। इसलिए हमारा काम है ये है कि हम एक बार कम से कम पूरे चैप्टर को डिटेल से पढ़ लें, उसमें से जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बाद में अलग से एक बार नोट जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक शेयर करना है, और कमेंट में भी दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार से आपको ये सिलेबस लगा, आपको आज का जो चैप्टर है हमारा कैसा रहा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।